नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस्तीफा तैयार है, लेकिन कोई विधायक सामने आकर बोले, कोई कार्यकर्ता सामने आकर बोले कि आप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख के काबिल नहीं हैं, मैं दोनों पद छोड़ दूंगा। बस सूरत और गुवाहाटी से ना कहे, सामने आकर कहे। उद्धव ठाकरे बागी विधायकों को प्यार से बुला रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा बुलाने का दूसरा रास्ता नहीं बचा है। क्या वाकई वे एकनाथ शिंदे के लिए अपनी कुर्सी छोड़ देंगे? उनकी यही मजबूरी बता रही है कि इस्तीफा जो तैयार है, जल्दी दे भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शरद पवार मुझ पर भरोसा करते हैं, लेकिन मेरे ही लोगों को भरोसा नहीं, तो मैं क्या करूं? सूरत जाकर बात करने से अच्छा होता सामने आकर बात करते। अगर सामने आकर एक भी विधायक कहे कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, तो मैं आज का आज इस्तीफा दे दूंगा। उद्धव ठाकरे के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी टूट गई, उन्हें पता तक नहीं चला। तो इस पर भी उन्होंने अपने फेसबुक लाइव में कहा कि कोई विधायक लघु शंका के लिए जाए, उस पर भी शंका करें, तो यह कैसा लोकतंत्र है। लेकिन यह कहना सही नहीं कि ये वो शिवसेना नहीं जो बाला साहब ठाकरे ने बनाई। शिवसेना म्हणाल तर शिवसेना आणि हिंदुत्व हे दोन घट्ट एकमेकांमध्ये गुंफलेले जोडलेले हे शब्द आहेत। शिवसेना कदापि हिंदुत्वापासून आणि हिंदुत्व कदापि शिवसेनेपासून दूर होऊ शकत नाही। कारण शिवसेना प्रमुखांनी जो एक कानमंत्र दिलेला आहे की हिंदुत्व हा आमचा श्वास आहे। म्हणूनच गेल्या एक 8-15 दिवसापूर्वी आदित्य, एकनाथ शिंदे, त्यांच्याबरोबर आपले काही आमदार, खासदार, मंत्री हे अयोध्येला जाऊन आले। हिंदुत्वासाठी काय काय केले, कोणी कोणी काय काय केले, हेही बोलण्याची आता वेळ नाहीये। पण हिंदुत्वाबद्दल मी विधानसभेत विधिमंडळात बोलणारा कदाचित पहिला मुख्यमंत्री असेल। उद्धव ठाकरे ने यह दावा नहीं किया कि उनके पास बहुमत है। उन्होंने कहा कि वे डराकर संख्या नहीं जुटा सकते, प्यार से बुला सकते हैं। उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि एक आरी से लकड़ी काटी जा रही थी। लकड़ी से पूछा गया, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? तो लकड़ी ने कहा, आरी में भी मेरा हिस्सा है। फेसबुक लाइव के लिए आते ही उद्धव ठाकरे कोविड के समय अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने लगे। बताया कि उस काम के कारण टॉप मुख्यमंत्री में उनका नाम आया। जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि शिवसेना ने हिंदुत्व का रास्ता छोड़ दिया है, सही नहीं है। हिंदुत्व ही हमारी सांस है। अकेले मुख्यमंत्री हैं जो हिंदुत्व की बात करते रहे हैं। 10 दिन पहले हमारे कई मंत्री अयोध्या गए। उद्धव ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह बताने का समय है कि हिंदुत्व के लिए क्या क्या किया। शिवसेना बाला साहब ठाकरे के विचारों से कभी अलग नहीं हुई। मग नेमकं झालंय काय? ही शिवसेना कोणाची आहे? काही जण असं आरोप करतायत की किंवा असं भासवण्याचा प्रयत्न करतायत की आता काय बाळासाहेबांची शिवसेना राहिली नाही। ठीक आहे ना, बाळासाहेबांची शिवसेना आणि आत्ताच्या शिवसेनेत फरक काय नेमका? असं काय मी नेमकं केलेलं आहे की शिवसेना ही बाळासाहेबांच्या विचारापासून दूर जात चाललेली आहे? त्यावेळेला जे विचार होते तेच आपण पुढे नेत आहोत। बरं, त्याच्यानंतर म्हणजे आपल्यातून बाळासाहेब 2012 साली गेले, 2014 साली आपण एकाकी लढलो होतो। तेव्हाही आपण हिंदूच होतो, आताही हिंदूच आहोत, उद्याही हिंदूच राहणार आहोत। मुद्दा, विचार हा तोच राहणार आहे, तोच असणार आहे। पण 2014 साली सुद्धा जी लढलेली शिवसेना होती आणि जिने एकट्याच्या ताकदीवरती प्रतिकूल परिस्थितीत 63 आमदार निवडून आणले आणि ते 63 आमदार आल्यानंतर त्यातले काही नंतर जे मंत्री झाले, ती सुद्धा शिवसेना बाळासाहेबांच्या नंतरची शिवसेना होती। आणि त्याच्यानंतरची आतापर्यंतची वाटचाल म्हणजे मग मी आता गेली 2.5 वर्ष मी स्वतः मुख्यमंत्री आहे। उद्धव ठाकरे के इस भाषण को महाराष्ट्र के सियासी हलकों में कैसे देखा जा रहा है? क्या उन्होंने उन सवालों के ठोस जवाब दिए जो उन्हें लेकर उठ रहे थे? सोहित मिश्रा अपने विश्लेषण में बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की बातों में क्या क्या बचा है और क्या क्या जा चुका है। मंगलवार को प्राइम टाइम पर हमने आपको बताया था कि किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में पल पल चीज़ें बदल रही हैं। हमने आपको बताया था किस तरह से शिवसेना पर संकट के बादल हैं और मंगलवार रात तक ये साफ नहीं हो पाया था कि महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जा रही है। बुधवार की बात करें तो यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। उद्धव ठाकरे ज़रूर कैमरा के सामने आए हैं। हमने एकनाथ शिंदे से बातचीत की है। क्या कुछ दिन भर हुआ ये आपको बताते हैं। सबसे पहले हुआ ये कि कल जब हम बातचीत कर रहे थे या जब आपको हम खबरें दे रहे थे, तब जो बागी विधायक हैं शिवसेना के, वो पहुंचे हुए थे सूरत में। लेकिन बुधवार सुबह करीबन 7 बजे के करीब जो बागी विधायक हैं वो सूरत से निकले और उसके बाद वो पहुंच गए गुवाहाटी।
जब हम अभी भी आपसे बातचीत कर रहे हैं, लगातार लोगों के आने और जाने का सिलसिला जारी है। मेरे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं राजेंद्र दयालकर, वो बताएंगे कि कई सारी गाड़ियां जा रही हैं। हम वर्षा बंगले के बाहर खड़े हैं, यहाँ पर ही मुख्यमंत्री का निवास है और उससे पहले आप देखिए यहाँ पर नाना पटोले जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, वो जाते हुए दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बैठकों का सिलसिला जारी है। अब ये क्यों जारी है ये हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो शिवसेना के बागी विधायक हैं वो तो पहुंच गए गुवाहाटी, आसाम वो पहुंच गए और वहां पर जाकर उन्होंने वहां पर वो जाकर सेटल हो चुके हैं। मैंने सुबह एकनाथ शिंदे से बातचीत भी की। एकनाथ शिंदे का कहना है कि करीबन उनके पास आप देखिए यहाँ पर क्या कुछ होता है जब हम बातचीत आपसे कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। बहरहाल हम आपको बताते रहेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। एकनाथ शिंदे से मैंने सुबह बातचीत की और एकनाथ शिंदे का कहना है कि उनके पास 46 विधायकों का समर्थन है और उन्होंने ये भी कहा कि वो शिवसेना में ही है, वो शिवसेना से जाना नहीं चाहते हैं। हिंदुत्व की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मैं बाला साहब ठाकरे वाले शिवसेना में हूँ, मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ। मैंने उनसे कई सारे सवाल पूछे। मैंने पूछा कि क्या आप कांग्रेस और एनसीपी से नाराज हैं, तब उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। मैंने पूछा कि क्या आप राज्यपाल से मिलने जाएंगे अपने विधायकों के समर्थन के साथ, तब भी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। लेकिन ये जरूर उन्होंने कहा कि वो शिवसेना में है और उनके पास विधायक हैं। इसके जरिए उन्होंने कहा क्या? इसके जरिए उन्होंने कहा कि वो शिवसेना में है, यानी शिवसेना उनके पास है, उनके पास संख्या है। और पहली बार शिवसेना के इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक ठाकरे के आगे बढ़कर कोई शिवसेना में पावर सेंटर चेंज हो चुका है। आज तक जो शिवसेना का पावर सेंटर था वो मातोश्री था, जो बांद्रा में, जहां पर से बाला साहब ठाकरे बात किया करते थे, जो उनका घर था। उद्धव ठाकरे भी वहीं रहते हैं। लेकिन अब ये जो पावर सेंटर है वो थाने जा चुका है, जहां पर एकनाथ शिंदे जो एक समय में ऑटो चालक थे, ऑटो रिक्शा चलाते थे, वो अब शिवसेना की ताकत फिलहाल उनके पास मौजूद होती हुई दिख रही है। अच्छा, सुबह तो ये कह दिया एकनाथ शिंदे ने। बाद में शाम होते होते उद्धव ठाकरे आए, उन्होंने कैमरा के सामने बातचीत की और उन्होंने ये बताने की कोशिश की वहां पर कैमरा में कि वो अगर जरूरत पड़े तो वो अभी के अभी इस्तीफा देने को तैयार हैं। लेकिन कोई शिव सैनिक उनसे आकर तो कहे कि वो चाहते हैं कि इन्हें इस्तीफा दो। उनका कहना है कि मैंने मेरे पिताजी से कहा था कि अगला मुख्यमंत्री एक शिव सैनिक ही हो और इसलिए मैं मुख्यमंत्री बना। अगर जरूरत पड़े तो किसी और को भी मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन वो शिव सैनिक होने चाहिए। तो ऐसे बयान दिए गए थे। अगर बात करें उद्धव ठाकरे की ओर से, उन्होंने कहा जरूरत पड़े तो मैं अभी के अभी मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दूं, अभी के अभी मैं शिवसेना पक्ष प्रमुख के पद से भी इस्तीफा दे दूं। ये जो वर्षा बंगला है जो कि मुख्यमंत्री को मिलता है, वहां से मैं निकलकर अभी के अभी चला जाऊंगा मातोश्री में, जहां पर रहूंगा मैं। लेकिन मेरे शिवसैनिक आकर कहें तो मुझसे, कोई मुझसे कह ही नहीं रहा है। शरद पवार मेरा समर्थन कर रहे हैं, कमलनाथ कांग्रेस से आते हैं वो मेरा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कोई शिवसैनिक आकर कह ही नहीं रहा है। उद्धव ठाकरे को ये क्यों कहना पड़ा? ये इसलिए कहना पड़ा क्योंकि आज दोपहर को जो उद्धव ठाकरे के पक्ष के कुछ लोग हैं, उन्होंने एक व्हिप जारी किया। उन्होंने कहा कि शाम को 5 बजे उद्धव ठाकरे एक बैठक रख रहे हैं, अगर आप बैठक में नहीं आते हैं तो आपकी सदस्यता जा सकती है। ठीक उसके बाद एकनाथ शिंदे ने एक ट्वीट किया और कहा कि अब व्हिप जारी करने की ताकत उनके पास नहीं रही है, हमारे एक विधायक के पास ये ताकत रही है। फिर उसके बाद एक चिट्ठी भी सामने आती है जिसमें उद्धव ठाकरे के पास 34 विधायकों का समर्थन है, जिसमें 4 निर्दलीय शामिल हैं। तो ये सारी चीजें होने के बाद उद्धव ठाकरे को ये तो समझ में आया कि संख्या उनके पास नहीं है और ये साफ है। इसलिए अब वो एक दूसरा एंगल ले रहे हैं कि मैं तो इस्तीफा देने को तैयार हूं और आप बताइए कि कौन आकर यहाँ पर मुख्यमंत्री बनना चाहता है, आप आइए मुझसे बात कीजिए। तो उद्धव ठाकरे ने अब कहीं ना कहीं जो गेंद है वो एकनाथ शिंदे के पाले में डाल दिया है। क्या एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे का प्रस्ताव मानेंगे? अभी तक वे सच्चे शिव सैनिक होने का दावा कर रहे हैं। इसका जवाब केवल एकनाथ शिंदे के पास नहीं है। अगर एकनाथ शिंदे कह दें कि उद्धव इस्तीफा दे देंगे, शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार बनाएगी, तब क्या उद्धव मान लेंगे? एकनाथ शिंदे के जवाब का इंतजार हो रहा है। इसके पहले ही गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने अपना दांव चल दिया। उनके 34 समर्थकों ने राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर को पत्र लिख दिया कि विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे ही रहेंगे। शिवसेना की बैठक जो बुलाई गई है वो अवैध है। खैर, वो बैठक रद्द भी हो गई। क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे? इसी से साफ होगा कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के लिए लड़ रहे थे या बीजेपी के लिए लड़ रहे थे। अभी आप लोगों की सबसे बड़ी मांग क्या है? आप क्या चाहते हैं? इतने विधायक साथ में आए हैं और आपने कल, हम लोग हिंदुत्व की बात करना चाहते हैं और शिवसेना एक ऐसी पार्टी है, बाला साहब ने जो
बनाई है हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, और उसे हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और हिंदुत्व की जो भूमिका है, विचारधारा है, उसे आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं भाई आप? नहीं, अभी तो आपको कुछ दिन में सब कुछ जो चित्र है स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से आपने बातचीत कल की है, उनसे क्या कुछ बातचीत हुई है? क्या यहाँ पर सुलह होने की बात की सकते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी भी आप शिवसेना में बने हुए हैं? हम लोग आज भी शिवसेना में हैं और कल भी शिवसेना में। बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना जो हिंदुत्व की विचारधारा वाली शिवसेना, हम किसी अन्य पार्टी में जाने का सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए मैंने कहा है कि बाला साहब ठाकरे जी की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उसे आगे बढ़ाएंगे हम लोग। आज इससे ज्यादा कुछ नहीं होना था। एकनाथ को दावा करना ही था और उद्धव को विनम्रता से पेश आना ही था। उद्धव ठाकरे की तरफ से बातचीत और पद छोड़ने के प्रस्ताव का अब कोई मोल नहीं रहा। पहले दिन से इस लड़ाई में तय था कि सरकार से पहले इस बात का फैसला होगा कि शिवसेना में कौन रहेगा, शिवसेना किसकी रहेगी। उद्धव ठाकरे शिवसेना में बचे रहेंगे या एकनाथ शिंदे शिवसेना को लेकर निकल जाएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में भावुकता का स्कोप समाप्त हो चुका है। आज सुबह शिवसेना के विधायक नितिन देशमुख सबके सामने प्रकट हो गए। मिल जाने पर नितिन देशमुख ने कहा कि उन्हें अगवा कर सूरत ले जाया गया था। उस दिन का पूरा इतिहास मैंने बताया है कि रात को 3 बजे मैं होटल से 12 बजे निकला हूँ। रास्ते पे 3 बजे खड़ा था, लेकिन 100-200 पुलिस मेरे पीछे थे। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया और ऐसा संदेश ही दिया। लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत हूँ, अभी भी अच्छा हूँ। मेरे को कोई प्रकार का अटैक आया नहीं, कोई प्रकार के मेरे बीपी शुद्धा बढ़ी नहीं है। आप किसके साथ हो? अरे मैं उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ में हूँ, हमारे नेता जी है। इस बयान के तुरंत बाद बीजेपी के विधायक मोहित कंबोज ट्वीट करते हैं। उनके बारे में खबरें हैं कि वे शिवसेना के बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी में हैं। मोहित अपने ट्वीट में लिखते हैं कि विधायक अगवा नहीं हुए हैं, भगवा हुए हैं, जय श्री राम। क्या शिवसेना के विधायक अपने आप भगवा हो गए? सूरत से सौरभ शुक्ल और गुवाहाटी से अक्षय डोंगरे की ये रिपोर्ट देखिए, काफी कुछ आपको दिख जाएगा। हम इस वक्त सूरत एयरपोर्ट पे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो विधायक हैं बसों में पहुंचे हुए हैं, आपको नजर आएंगे, बिल्कुल आपको नजर आएंगे कि जो नेता हैं वो सारे 3 बसों में पहुंचे हैं। एकनाथ शिंदे जो हैं वो आ गए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कहना है एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे यहाँ पर आए हैं बस में। आगे सबसे एकनाथ शिंदे आपको नजर आएंगे, उनके साथ पीछे जो विधायक हैं आपको वो नजर आ रहे होंगे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और एकनाथ शिंदे के साथ में विधायक हैं। जो संख्या है वो 30 से ज्यादा बताई जा रही है। कितनी संख्या बल है वो एकनाथ शिंदे ही बताएंगे। क्या है उनके पास समर्थन कितने विधायकों का है, अभी तक कुछ बोल नहीं रहे हैं। मीडिया ने माइक लगाया हुआ है अपना। फिलहाल एकनाथ शिंदे यहाँ पर पहुंचे हुए, पुलिस हटाती हुई पत्रकारों को पूरा प्रोटेक्शन, पूरा गुजरात पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। एकनाथ शिंदे कुछ कह नहीं रहे हैं, शांत हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। उनके पीछे विधायकों की संख्या नजर आ रही होगी। सर कितने विधायक हैं आप लोगों के साथ में, कितने लोगों का समर्थन है? तो बताएंगे शिंदे साहब। सर कितने लोगों का समर्थन है आपको? सर कितने 40 लोग? 40 लोग 40 लोग हैं। 40 लोग हैं। सर आप लोग कहाँ गुवाहाटी जा रहे हैं? हम मान के चलें कि आप उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है आप लोग? सर क्या उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है आप? हम लोग शिंदे साहब के साथ हैं। शिंदे साहब के साथ में। आपका नाम बताइए सर। हम लोग शिंदे साहब के साथ में हैं। यहाँ पर जो है विधायक जो है वो आपको नजर आएंगे। सब कह रहे हैं कि वो शिंदे साहब के साथ में है। दौड़ते हुए विधायक आ रहे हैं। सर आप साथ आप देखेंगे, एकनाथ शिंदे को देखेंगे। एकनाथ शिंदे बीच में है।
एकनाथ शिंदे आपको नजर आएंगे। वो बोल रहे शिवसेना आणि भाजपा युती। शिंदे साहब नंबर्स कितने हैं? कितने? 45। आगे बताइए, अब हमारी बात मानिए ना प्लीज। सर कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 45 विधायकों के समर्थन करने की बात कर रहे हैं। इस वक्त हम गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल के बाहर मौजूद है। ये होटल आज सुर्खियों में बना हुआ है, जिसका कारण है तकरीबन 35 विधायक जो महाराष्ट्र से पहले सूरत गए, सूरत के बाद यहाँ गुवाहाटी आए और सीधे इस होटल में चले गए। आप अगर बाहर देखें तो पूरी तरह से यहाँ पर एक इनविजिबल लाइन बना दी गई है। यहाँ पर असम पुलिस के कई सारे ऑफिशियल मौजूद है, कई सारे यहाँ पर सुरक्षाकर्मी मौजूद है और पूरी तरह से इस होटल के दरवाजे को एक तरह से सील कर दिया गया है। कोई भी अगर अंदर जाना चाहे तो उसका आईडी चेक होता है, कोई अगर बाहर आना चाहे तो उसका आईडी चेक होता है। तो पूरी तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी चाक चौबंद कर दी गई। न सिर्फ पुलिस ऑफिशियल्स बल्कि यहाँ पर पैरामिलिट्री की भी कुछ ऑफिशियल्स मौजूद है जो इस पूरे दरवाजे को गार्ड कर रहे हैं। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो सवाल जाहिर तौर पे यही उठा कि क्या इसको पॉलिटिकल एक तरह से पेट्रोनेज इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को दिया गया है। जिस तरह से सारे महाराष्ट्र के एमएलए आए, जब आज हेमंत बिस्वा शर्मा से जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनसे जब पूछा गया कि यहाँ पर जो महाराष्ट्र के एमएलए आए क्या आप उन्हें सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई भी असम में आना चाहता है, कोई भी असम में आकर रहना चाहता है तो उनके लिए खुशी की बात है। इससे एक तरह से टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो खुद आज सुबह एमएलए के आने से महज 1-2 घंटे पहले खुद रात को होटल आए थे। होटल में आके उन्होंने सब चीज़ों का सर्वेक्षण किया, सब चीज़ें देखी और उसके बाद जैसे ही वो निकले उसके तकरीबन 1 घंटे बाद यहाँ पर सभी विधायक जो महाराष्ट्र के हैं, चाहे वो तकरीबन 30 विधायक जो शिवसेना के उनकी बात की जाए या फिर बाकी जो 4 विधायक जो इंडिपेंडेंट हैं उनकी बात की जाए, वो आकर यहाँ पर रुक गए हैं। और उसके बाद से यहाँ पर किसी की भी एंट्री अलाउ तभी की जा रही है जब उनका आईडी कार्ड प्रॉपर्ली चेक किया जा रहा है। मीडिया की भी एंट्री अंदर नहीं है। सभी मीडिया आप देख सकते हैं बाहर खड़ी हुई है, बाहर इसी इंतजार में है कि किसी तरह से उन्हें अंदर एक झलक दिख जाए कि हो क्या रहा है। और एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि जहाँ मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि उन्हें आइडिया नहीं है कि अंदर कौन रह रहा है और क्यों लोग आए हैं, वही अंदर तकरीबन 4 भाजपा के नेता मौजूद है, जिनमें से 2 मंत्री है असम सरकार में, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी से असम से और एक एमएलए भी है। और ये चारों लोग हेमंत बिस्वा शर्मा के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, मतलब मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं। पूरी तरह से उन्होंने सुपरविजन रखा हुआ है कि क्या हो रहा है अंदर और किस तरह से यहाँ पर चीज़ें घट रही है, घटनाक्रम पूरा उसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि तकरीबन 4 एमएलएज 4 विधायक और आने वाले हैं, जिसके बाद अगर नंबरों की बात की जाए तो तकरीबन 40 के करीब या फिर अगर नंबरों की बात की जाए तो तकरीबन 31 से 32 यहाँ पर शिवसेना के एमएलएज हो जाएंगे, जो कि अभी 2/3 अगर मेजोरिटी की बात की जाए, जिसके बाद एकनाथ शिंदे को पार्टी का कंट्रोल मिल सकता है, एंटी डिफेक्शन लॉ से वो बच सकते हैं। वो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एक तरह से इजाफा उनके नंबरों में हो जाएगा। लेकिन तकरीबन 7 बजे एक और चीज़ ये यहाँ पर हुई कि एकनाथ शिंदे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सारी चीज़ों पर सफाई देने वाले थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी स्पीच देकर ये कहा कि वो स्टेप डाउन करने के लिए तैयार है, रिजाइन करने के लिए तैयार है, बस वो ये चाहते हैं कि कोई शिव सैनिक मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद से उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया। उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है और सभी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ यही है कि जहाँ मुख्यमंत्री खुद मना कर रहे हैं कि उन्हें आइडिया नहीं है कि किस तरह से एमएलए यहाँ पर है, तो जिस तरह से एमएलए को पहले सूरत ले जाया गया, एक भाजपा शासित राज्य ले जाया गया, उसके बाद एक और भाजपा शासित राज्य में उन्हें लाया गया, वो एक चीज़ साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की निगरानी में ये पूरा का पूरा घटनाक्रम चल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री साफ तौर पे सभी चीज़ों को मना कर रहे हैं कि उनकी जानकारी में कुछ ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति के जानकार कहते हैं कि सरकार बनाने के समय ही चर्चा चली कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कहा गया कि अब कोई और नारायण राणे नहीं होना चाहिए। तब उद्धव ठाकरे आगे आए और मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन क्या इस बार उद्धव ठाकरे पीछे हो जाएंगे? तब क्या शिवसेना टूटने से बच जाएगी और उद्धव एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देंगे? एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री का प्रस्ताव मान लेंगे? ये सारे सवाल हैं। और इन सब के बीच एकनाथ शिंदे नारायण राणे ही साबित हुए, ये साक्ष्य है। महाराष्ट्र में शिवसेना बिखर चुकी है। बीजेपी ने अपना गणित मजबूत कर लिया है। सत्ता तक पहुंचने के लिए अब प्रक्रियाओं का खेल हो रहा है, जिससे लगे कि सब कुछ संवैधानिक तरीके से हो रहा है। क्या यह सब कुछ अपने आप हो रहा था? क्या हर बार अपने आप ही हो जाता है? आपराधिक मामलों की नजर से देखिए तो महाराष्ट्र में सभी दलों के ज्यादातर विधायकों के खिलाफ गंभीर और साधारण आपराधिक मामले दर्ज हैं।
14 फरवरी 2020 के इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर है। महाराष्ट्र के 172 विधायकों और 27 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी के 105 विधायकों में से 65 के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। उनमें से 40 विधायकों और 6 सांसदों के खिलाफ गंभीर अपराध हैं, उसके मामले हैं। शिवसेना के 56 में से 31 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। इनमें से 26 के खिलाफ गंभीर मामले हैं। कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों का भी यही ट्रैक रिकॉर्ड है। 26 अक्टूबर 2019 के इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है कि महाराष्ट्र के विधायकों की औसत संपत्ति 22 करोड़ 42 लाख है। 2014 में संपत्ति का यह औसत 10 करोड़ 87 लाख था। इन आरोपों पर आम दिनों में कार्रवाई सुस्त गति से चलती रहती है, लेकिन सरकार गिराने के समय ये सारे आरोप तेजी से काम आने लग जाते हैं। जो सत्ता में होता है वो जांच और गिरफ्तारी से बच जाता है, ईमानदार हो जाता है। बाकी के खिलाफ जांच एजेंसियां बेरहम हो जाती हैं। अप्रैल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण है कि 1 साल के भीतर ऐसे मामलों में फैसला करा देंगे, चाहे किसी की सरकार रहे या चली जाए। लेकिन इस भाषण को वही भूल गए। विधायकों की कमजोरियां उन्हें खरीदने और तोड़ने के काम आ रही हैं। आज तक सबके खिलाफ आरोप है, मगर कार्रवाई कुछ के खिलाफ होती है ताकि डराया जाए, और सरकार सिर्फ एक की बनती है। महाराष्ट्र में छाए सियासी संकट के पीछे बीजेपी का हाथ है, ये आरोप है शिवसेना का। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन सूरत के होटल से जो शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ 35 विधायकों की जो तस्वीर सामने आई है, उसको देखेंगे तो उसमें 2 चेहरे ऐसे हैं जो कुछ और ही बयां करते हैं। खास करके एक चेहरा है यामिनी जाधव का, जो विधायिका हैं मुंबई से शिवसेना की, और उनके पति हैं यशवंत जाधव। यशवंत जाधव वो हैं जो बीएमसी में स्थायी समिति के अध्यक्ष थे, और उनके घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी और आरोप लगा था कि बहुत सी संपत्तियां उन्होंने खरीदी है और उनकी भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वो यशवंत जाधव भी पता चला है कि साथ में है। दूसरा एक बड़ा चेहरा है प्रताप सरनाईक का, जो कि शिवसेना के विधायक है ठाणे के। उनके खिलाफ ही ईडी छापा मार चुकी है, कार्रवाई कर चुकी है। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी उनके खिलाफ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जाकर उनकी गिरफ्तारी पर से रोक लगी है, लेकिन ईडी ने उनकी भी संपत्ति को जब्त करने की नोटिस दे दी थी। वो प्रताप सरनाईक भी उन 35 विधायकों के साथ है। तो मतलब साफ है कि जिस तरह से बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगता रहा है और उसके जरिए विधायकों पर, सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था, उसका असर वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि 2 ऐसे चेहरे, बड़े चेहरे, जो कि एजेंसियों के कार्रवाई की तरफ कहीं कहीं दबे हुए थे, वो वहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या इस जो बगावत है, इसके पीछे कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का या इस्तेमाल का जो आरोप लग रहा है वो भी है? तो ये चेहरे ये कहानी जरूर बताते दिख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सिर्फ यही 2 रडार पे नहीं थे, बल्कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ हाल फिलहाल में कार्रवाई हुई है। शिवसेना की अगर हम बात करें तो शिवसेना की एक सांसद हैं भावना गवली, उनके खिलाफ भी लगातार समन्स जारी किए जा रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है, उनके खिलाफ जांच का पीएमएलए के तहत जांच चल रही है। इसके अलावा शिवसेना के विधायक हैं रविंद्र वाइकर हैं, और साथ में अनिल जो परब हैं, उनकी कल दिन भर ईडी में पूछताछ हुई है, जो कि परिवहन मंत्री हैं। तो इस तरह से लगातार बीजेपी, शिवसेना के जो विधायक हैं या फिर नेता हैं उनको जब उनके ऊपर एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। इसके साथ ही एनसीपी की जो पार्टी है, उनके नेताओं को भी लगातार एजेंसियों ने अपने रडार पर रखा है। खास करके अगर हम देखें तो पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पीएमएलए के तहत गिरफ्तार हैं। मंत्री नवाब मलिक जो हैं कि उनको भी पीएमएलए के तहत गिरफ्तार हो चुके हैं, और उन पर तो दाऊद के गुर्गों से संबंध रखकर संपत्ति खरीदने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लग चुका है। इसके अलावा खुद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी ईडी के निशाने पे हैं। जरंडेश्वर शुगर मिल को लेकर उनकी बहन के यहाँ छापेमारी भी की जा चुकी है। तो साफ है कि जिस तरह का जो आरोप है कि इन सब के पीछे बीजेपी है, और लगातार इस दिनों जो एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा था, खास करके ईडी का, वो कहीं न कहीं आरोप जो है यहाँ पे बैठता जुड़ता दिख रहा है। पर्दे के पीछे कौन है, कौन सी एजेंसी है, इसका नाम लेने से कई जानकार बचते रहे। केवल उद्धव ठाकरे की कमजोरियां गिनाकर टीवी पर फुटेज खाते रहे। दल बदल के साथ सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसके होने की प्रक्रिया करीब करीब एक जैसी होती है। किसी भी सीरियस दल बदल में एक वॉल्वो बस होगी, एक चार्टर्ड प्लेन होगा, 5 स्टार होटल या अच्छा वाला रिसोर्ट तो होता ही है। इस बार एक नई चीज हुई, फेसबुक लाइव।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव पर आ गए। देखने के नाम पर आप दिन भर केवल इन विधायकों की आंखों में सत्ता के सपनों का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। खबरों के नाम पर इनके आने जाने की ब्रेकिंग न्यूज की ऊर्जा है। आने जाने में लेन देन का क्या रोल है, इसकी जानकारी किसी को नहीं। जांच एजेंसियों का क्या रोल है, किसी को पता नहीं। लेकिन बहुत लोग दावा करते हैं इनका रोल है। हम पता भी कर लेंगे तो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। जिस जगह पर चोट लगती है वो सुन्न पड़ जाती है। वही हाल सूचनाओं का है। आप सुन्न हो चुके हैं। एडिट मशीन पर फास्ट की गई इन तस्वीरों में कौन सा दृश्य किरकिरी बनकर चुभता है, कौन सा बिना देखे निकल जाता है, ठीक यही हाल राजनीतिक खबरों का है। इस ग्रुप फोटो में विधायक काफी खुशहाल प्रतीत होते हैं। 5 स्टार में है तो नाश्ता कॉफी का प्रबंध भी उत्तम रहा होगा। बागी विधायकों का यूनिफॉर्म अलग होता है। टी शर्ट, ट्रैक पैंट और हाफ पैंट में दिख जाएं तो आप समझ सकते हैं कि विधायक कूल हैं, दल बदल के मूड में हैं। कुल मिलाकर बदलने वाले, बिक जाने वाले और टूट जाने वालों में फर्क करना मुश्किल है। नैतिकता का कोई रोल नहीं होता। पहले के ऐसे कई अवसरों पर किए गए सारे विश्लेषण आंधियों में सूखे पत्ते की तरह उड़ गए। इस बार के भी उड़ जाएंगे। इसलिए जो देख रहे हैं वो देखा हुआ सा लगता है। जिस पर आप रो रहे हैं उस पर आपका हंसा हुआ याद आ जाता है। जिस पर आप हंस रहे हैं उस पर आपको एक दिन रोना याद आएगा। शिवसेना की महिला नेता रोने लगी। निष्ठुर हो चुकी इस राजनीति में आंसुओं के बूंद बचे रह गए। यह भी अपने आप में एक बड़ी घटना है। इसका मतलब है राजनीति में अभी साहित्य जिंदा है। ये जो आमदार चुन के आए हैं इनको सब शिव सैनिकों ने और पदाधिकारियों ने और मतदारों ने, वोटर्स ने एक निष्ठा से उनको चुन के दिया है। आज उन्होंने उनकी निष्ठा बीक दी है, उन्होंने उनकी निष्ठा गहन रखी है। इन गद्दारों का हम हमारी भाषा में निषेध करते हैं। शिवसेना के कार्यकर्ता आक्रामक तेवरों के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी रोना अच्छी बात है। आज शरद पवार और कमलनाथ दोनों दिन भर अपनी पार्टी के नेताओं से मिलते रहे, एक दूसरे से मिलते रहे। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की, लेकिन इन मुलाकातों से कोई नतीजा नहीं निकला। सब कुछ एक मिलने मिलाने की औपचारिकता भरी नजर आ रही थी। वो कॉन्फिडेंट है, उन्हें विश्वास है कि शिवसेना के विधायक उनका साथ देंगे। जो चले भी गए हैं, बहुत सारे लोग गलत फहमी में गए हैं, उनका ये विश्वास है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि कोई विधानसभा बर्खास्त होने की नौबत अभी तक नहीं आई? शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा बर्खास्त की दिशा में है। वो मुझे उद्धव ठाकरे जी से इस पर भी बात हुई। उन्होंने कहा कि विधानसभा बर्खास्त करने का कोई अभी प्रस्ताव नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति पल पल बदल रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ऑब्जर्वर के रूप में कमलनाथ भेजे गए थे। उन्होंने मुलाकात की अपने विधायकों के साथ। उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात की और कहा कि उनका बयान आया है। लेकिन असली बयान जो है वो जो कांग्रेस जो महाराष्ट्र में बदलती तस्वीर है उस पर जो है वहाँ के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के नाना पटोले की तरफ से आया है। और उन्होंने कहा कि अब जिम्मेवारी जो है वो शिवसेना की बनती है कि वो सरकार को कैसे बचाएं। हमें कोई एतराज नहीं है मुख्यमंत्री कौन बनता है नहीं बनता है, हम जो है शिवसेना के साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एनसीपी भी शिवसेना के साथ है। लेकिन अंदर की खबर आपको ये बता दूं कि कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार दोनों ने शिवसेना को कहा है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जिससे कि इस पूरे क्राइसिस को खत्म किया जा सके। एकनाथ शिंदे यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो सरकार भी बच जाएगी। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने जो उन्होंने फेसबुक लाइव किया उसमें भी कहा कि वो मातोश्री जाने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं कि कोई शिवसैनिक ही जो है मुख्यमंत्री बने। उन्हें सत्ता का कोई ऐसा मोह नहीं है। तो अब ये फार्मूला निकाला गया है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अभी ये जो कांग्रेस शिवसेना के सोर्सेज, एनसीपी के सोर्सेज बता रहे हैं कि 17 विधायक जो गुवाहाटी में है वो संपर्क में है शिवसेना से कि वो वापस लौटने के लिए तैयार हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, या फिर उनको ऑफर किया नहीं जाएगा या नहीं जाएगा, ये उद्धव ठाकरे को तय करना है। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि यदि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि अघाड़ी की सरकार रहे तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद वो ऑफर कर सकते हैं, जिसपे कि उनके दोनों सहयोगी दल कांग्रेस और एनसीपी को कोई एतराज नहीं होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में अब क्या होगा, किस तरह के विकल्प बचे हैं राजनीतिक दलों के पास, राज्यपाल के पास और स्पीकर के पास? संवैधानिक विशेषज्ञों की भूमिका भी इस पूरे संकट में सक्रिय हो जाती है। 2 मुद्दे हैं मेरी समझ में जिनके की 2 पहलू हैं।
एक मुद्दा ये है कि क्या शिंदे जी की जो पार्टी है या ग्रुप है जो वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके खिलाफ लाएगी, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि उनके साथ है, नंबर ज़्यादा हैं, और फिर जाहिर है कि जो विपक्षी लोग हैं वो भी ज्वाइन कर लेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो क्या वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगी? और क्या, जैसा कि पहले भी चर्चा चल रही थी कि उद्धव ठाकरे जी रिज़ाइन कर देंगे और वो एक तरह से कॉल डिसल्यूशन, असेंबली का डिसल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे लोकपाल से, आपके राज्यपाल जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि असेंबली को डिसल्यूशन कर दिया जाए। तो इन दो पहलुओं पर मेरा कहना ये होगा कि जो पहले एक कदम बढ़ाएगा वो आगे जाएगा। अगर पहले डिसल्यूशन के लिए बोल दिया गया तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई जरिया नहीं रहेगा, लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पहले आ गया तो उसके बाद अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे डिसल्यूशन के लिए, तो जैसा आपने अभी पाकिस्तान में भी देखा यही हुआ था मुद्दा कि डिसल्यूशन के लिए बाद में रिक्वेस्ट आई थी और पहले ही उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन डाल दिया था। तो ये एक मुद्दा है, उसके दो पहलू मैंने बताए। दूसरा मुद्दा ये है कि कितने इनके साथ लोग हैं। तो जैसा कि 10th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के लिखा हुआ है कि अगर 2/3 ऑफ ए पार्टी दे फॉर्म ए सेपरेट ग्रुप, तो फिर वो अलग से उनको रिकग्निशन मिलेगा। अगर वो 2/3 नहीं हो पाते हैं तो फिर उनका डिस्क्वालिफिकेशन का भी मुद्दा आ सकता है, अगर कुछ लोग हट के आते हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या उनके पास 2/3, अब 2/3 आप दिखा रहे हैं 56, मैंने कहीं कहा 55, कितने शिवसेना में हैं, 55 या 56, उस पर डिपेंड करेगा कि उनको 37 मिलना कि 38 मिलना। अपने साथ 37 या 38 उनके पास होना होगा, तभी वो ये कर सकते हैं कि हम एक सेपरेट ग्रुप हैं और हमको मान्यता दी जाए। दल बदल की मार से बचने के लिए 2016 में अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के 2/3 बागी विधायक पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में मिल गए थे। जुलाई और अगस्त 2019 में गोवा और सिक्किम में भी यह हो चुका है। 25 साल से मुख्यमंत्री रहे पवन कुमार चामलिंग अपनी पार्टी में अकेले बच गए थे। इस समय राष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा हो रही है। 2014 के बाद मोदी सरकार के दौर की 2 घटनाओं को हमेशा याद रखिए। 2015 में अरुणाचल प्रदेश में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति शासन लगा था और 2016 में उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इन दोनों ही मामले में आप बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों के पुराने बयानों को निकाल कर देखिए। इस तरह से दावे किए जाते रहे कि उन्हीं की सारी बातें सच हैं, संवैधानिक हैं, लेकिन उनकी सारी बातें हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में ध्वस्त हो गईं। 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा, जिसे कांग्रेस ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस वी.के. बिष्ट ने कहा कि राष्ट्रपति राजा नहीं होता। इस मामले में केंद्र सरकार प्राइवेट पार्टी की तरफ बर्ताव कर रही है, निष्पक्ष नहीं है। हमें दुख है कि केंद्र सरकार ने इस तरह का बर्ताव किया है। इस तरह राष्ट्रपति शासन रद्द कर हरीश रावत को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यह काम हुआ। जुलाई 2016 में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया और कांग्रेस की सरकार बहाल कर दी। 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा के फैसले अवैध थे। पहले की सरकारों ने भी राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग किया है, लेकिन मोदी सरकार के दौर में भी वैसा ही दोहराया गया। लोग भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपने आप हो जाता है, तब तो ऐसा एक बार नहीं कई बार अपने आप हो चुका है। सरकार गिरने और विधायकों के मिलाने के बाद जिसकी सरकार बनी है वो अपने आप बन गई है। जैसे परचून की लिस्ट बनती है, वैसे ही दल बदल की खबरों की लिस्ट बनती जा रही है। सारी सूचनाओं की सूची बन जाने के बाद भी इसका जवाब नहीं मिलता है कि दल बदल के पीछे कितना पैसा था, किसका पैसा था और किस तरह की जांच एजेंसी की भूमिका थी, किस किस की फाइल बनी, या अचानक ये सभी एक दिन हिंदुत्व की रक्षा में गुजरात पहुंचते हैं और वहां से हिंदुत्व की रक्षा में असम पहुंच जाते हैं। जब तक इस खेल से पर्दा नहीं हटता, सारी खबरों का महत्व परचून की लिस्ट से ज्यादा नहीं है।
महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री निवास वर्षा को छोड़ने वाले हैं। उनके परिवार का सामान पैक हो गया है, वर्षा से निकल रहा है ये सामान और अब ठाकरे परिवार अपने पैतृक निवास मातोश्री की ओर बढ़ रहा है। ये सब महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 2-3 दिन से चल रही गहमा गहमी का नतीजा है। एकनाथ शिंदे शिवसेना के बागी विधायकों को लेकर इस वक्त गुवाहाटी में हैं। उनके पास शिवसेना के अधिकतर विधायक हैं, लगभग 34 विधायक उनके साथ हैं और उन्हें मनाने की कोशिशों के तहत ही ये कदम उठाया गया है। कांग्रेस और एनसीपी ने प्रस्ताव दिया है कि उद्धव ठाकरे की जगह वो एकनाथ शिंदे को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। ये तब हुआ जब एकनाथ शिंदे को मनाने की तमाम कोशिशें बेकार गईं। उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि वो कुर्सी से चिपके रहना नहीं चाहते, कभी भी छोड़ देंगे अगर शिवसेना का कोई भी विधायक उनके सामने आकर उन्हें कहे कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ दें। तो इसी के तहत आप देख रहे हैं ये तस्वीरें जो इस वक्त लाइव हैं। उद्धव ठाकरे का परिवार वर्षा जो मुख्यमंत्री निवास है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का निवास है, उसे छोड़कर ठाकरे परिवार के पैतृक निवास मातोश्री में जा रहा है। अब देखना है कि एकनाथ शिंदे इस पर क्या रुख अपनाते हैं, क्या वो इस प्रस्ताव के लिए तैयार होते हैं जिसके तहत उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद छोड़ दें और वो शिवसेना के बाकी विधायकों, एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाए मुख्यमंत्री। तो उद्धव ठाकरे को देख सकते हैं आप, उद्धव ठाकरे की गाड़ी उनके सुरक्षा गार्डों के बीच वर्षा से निकल चुकी है और अब मातोश्री पहुंच रही है जो पैतृक निवास है ठाकरे परिवार का। शिवसेना आदि के मुखिया हैं उद्धव ठाकरे और वो उनके बेटे आदित्य ठाकरे जो उनकी सरकार में मंत्री हैं, वर्षा को छोड़कर वहां से निकल रहे हैं। आज शाम 5 बजे फेसबुक और यूट्यूब लाइव पर उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री के पद से चिपके रहना नहीं चाहते। उन्होंने ही शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाया है और अगर शिवसेना का कोई भी विधायक उनके सामने आकर कहे कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ दें तो वो इसके लिए तैयार हैं। और इसके बाद अगले कुछ घंटे में जो राजनीतिक गहमा गहमी रही उसका नतीजा ये तस्वीरें हैं। शिवसेना के समर्थक कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में वर्षा के बाहर मौजूद हैं, उनकी गाड़ी पर फूल बरसाए जा रहे हैं, एक तरह से उनका अभिवादन कर रही है शिवसेना के तमाम कार्यकर्ता जो एक तरह से काफ़ी भावुक भी हैं इस पूरे क्षण को लेकर, जिस तरह से उद्धव ठाकरे को वर्षा से जाना पड़ रहा है अपनी पार्टी के सबसे करीबी साथी एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद। तो ये तस्वीरें महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े बदलाव को दिखा रही हैं। पिछले 3 दिन से जो कवायद महाराष्ट्र में चल रही थी शिवसेना सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार को लेकर, उसका पटाक्षेप इस तरह से अब सामने आ रहा है कि मुख्यमंत्री खुद अपना निवास छोड़कर जा रहे हैं ये बताने के लिए कि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो चाहते हैं कि कोई दूसरा शिव सैनिक उनकी जगह आ जाए। एकनाथ शिंदे को मनाने की जो कोशिशें हैं उनके तहत इस कदम को देखा जा रहा है। एनसीपी और कांग्रेस ने भी कह दिया है कि वो एकनाथ शिंदे को समर्थन देने को तैयार हैं अगर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो। महाविकास आघाड़ी गठबंधन महाराष्ट्र में बना रहे उसके लिए ये सारी कवायद चल रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे अपने विधायकों को लेकर, अपने समर्थक विधायकों को लेकर गुवाहाटी में है। वो भी निश्चित ही ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे होंगे, उनके साथ के बाकी विधायक भी इन तस्वीरों को देख रहे होंगे। अब देखना है कि वो इसके बाद क्या इसी तरह का कोई फैसला लेते हैं नाटकीय कि वो वहाँ से लौट आएं और इस सरकार में नेतृत्व स्वीकार करें। शिवसेना के बाकी जो विधायक हैं एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से एकनाथ शिंदे सरकार बनाएं, ये देखना है। एकनाथ शिंदे पर ये पूरा फैसला अब निर्भर करता है। तो महाराष्ट्र में 2.5 साल की उद्धव ठाकरे सरकार अब इस मोड़ पर है कि वो अब मुख्यमंत्री निवास छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन अभी उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से औपचारिक तौर पर इस्तीफा नहीं दिया है। वो अब भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और काफ़ी लंबी रात होती है ऐसे में। हालांकि ये 22 जून की रात है, सबसे छोटी रातें 21 और 22 जून की होती है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत के लिए रात काफ़ी लंबी रही। कल भी
बीती रात सूरत से जो बागी विधायक हैं वो एक विशेष विमान से गुवाहाटी पहुंचे। वहां भी असम में बीजेपी की सरकार और खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इन विधायकों को से मिलने गए, इन विधायकों को वहां सुरक्षा दे रहे हैं। और इधर महाराष्ट्र में मुंबई में जो सारी राजनीतिक कवायद है वो चल रही है। आदित्य ठाकरे बैठे हुए हैं, उद्धव ठाकरे बैठे हैं, लेकिन कोई बयान इस वक्त वो देना नहीं चाहते। लेकिन कैमरे के सामने ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरह की गहमा गहमी महाराष्ट्र की सियासत में देखने में आ रही है। और पिछले 3 दिन से सभी खबरों के केंद्र में महाराष्ट्र की है। उद्धव ठाकरे अपने सुरक्षा कर्मियों के बीच अपनी कार से अपने मुख्यमंत्री निवास से बाहर निकल चुके हैं और अब मातोश्री की ओर जा रहे हैं, जो पैतृक निवास है ठाकरे परिवार का, जहां बाला साहब ठाकरे रहते थे। चलते रहो। तो उद्धव ठाकरे को ये अब लगभग पूरी तरह से समझ में आ गया है कि एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए इसके अलावा और कोई चारा उनके पास नहीं बचा था, क्योंकि वो शिवसेना के अधिकतर विधायकों को लेकर मुंबई से बाहर चले गए थे। इन विधायकों से संपर्क भी सरकार का और उसके तमाम सूत्रों का नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद अब ये तस्वीरें शायद एकनाथ शिंदे तक पहुंचेंगी और एकनाथ शिंदे इसके बाद कोई फैसला लेंगे। लेकिन वो फैसला क्या होगा? क्या वो एनसीपी और कांग्रेस के सहयोग से, शिवसेना के बाकी विधायकों के सहयोग से महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे? एकनाथ शिंदे शिवसेना में एक तरह से उद्धव ठाकरे के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं, लेकिन पिछले काफ़ी समय से वो अपने आप को दूर महसूस कर रहे थे सत्ता के केंद्र से, उद्धव ठाकरे से। और शिवसेना में उन्हें लग रहा था उनकी अब वो हैसियत नहीं रही जो कभी थी, और यही नाराज़गी इस तरह से सामने आई कि वो अधिकतर जो बागी विधायक हैं उन्हें लेकर मुंबई से बाहर चले गए, पहले सूरत और अब गुवाहाटी। तो उद्धव ठाकरे अब मुख्यमंत्री निवास छोड़कर कुछ ही देर में अपने पैतृक निवास पहुंच जाएंगे। उनके बेटे आदित्य ठाकरे, उनकी वाइफ सब इस गाड़ी में बैठे हुए हैं। आसपास काफ़ी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता मौजूद हैं जिन्होंने गाड़ी पर फूल वर्षा की और वो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बने रहने देना चाहते हैं। आज भी काफ़ी भावुक दिखे शिवसेना के कार्यकर्ता, इस बात से काफ़ी नाराज़ कि शिवसेना में एकनाथ शिंदे ने ये बगावत की। लेकिन ये भी एक सत्य है इस पार्टी में कि काफ़ी विधायक नाराज़ चल रहे थे उद्धव ठाकरे के काम करने के तरीके से। ये भी कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे अपने ही लोगों को मिलने का समय नहीं देते, उनसे उनका संपर्क कम हो गया है। वो एक कोटरी से घिरे रहते हैं, उसी के साथ वो काम करते हैं, उसी के ज़रिए महाराष्ट्र में राजकाज चला रहे हैं और अपनी ही पार्टी के लोगों को प्राथमिकता नहीं देते। यही नाराज़गी पिछले काफ़ी समय की आज इस तरीके से देखने में सामने आई कि ये लंबा काफिला उद्धव ठाकरे का निकल गया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री निवास वर्षा से बाहर। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो कोरोना से पीड़ित हैं, इसलिए वो सामने प्रेस के नहीं आएंगे, गाड़ी में बैठकर वो जा रहे हैं। उधर महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनमें भी कोरोना के लक्षण दिखे हैं और वो भी अस्पताल में भर्ती हैं। तो राज्यपाल से भी सीधे अभी तक कोई मिलने नहीं जा सकता। हालांकि राज्यपाल ने कहा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर वक्त संपर्क में रहने को तैयार हैं, जो भी चाहे उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकता है। लेकिन अभी तक राज्यपाल ने भी इस पूरे मसले पर कुछ कहा नहीं है। एकनाथ शिंदे और उनके साथ बाकी विधायक, जो कुल 34 विधायक बताए जाते हैं, वो अभी संपर्क से दूर हैं शिवसेना के हाईकमान के, उनके जो तमाम आला नेता हैं। हालांकि संजय राउत ने अब से करीब घंटा भर पहले ही कहा था कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये तस्वीरें उसके ठीक उलट जाती दिख रही हैं। उद्धव ठाकरे अगर वर्षा को छोड़ रहे हैं, जो मुख्यमंत्री का निवास है, तो इसका मतलब है कि उद्धव ठाकरे ये तैयारी कर चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ें। लेकिन उससे पहले एकनाथ शिंदे की तरफ से कुछ जवाब आना बाकी है। एकनाथ शिंदे जब तक कोई जवाब नहीं देंगे तब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये तस्वीरें
इन तस्वीरों के जरिए उद्धव ठाकरे ने बता दिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है, अगर शिवसेना के अधिकतर विधायक नहीं चाहते कि वो मुख्यमंत्री बने रहें। अब देखना है इस पूरे सियासी हलचल पर एनसीपी और कांग्रेस जो सहयोगी दल हैं शिवसेना के महाराष्ट्र में, वो आगे अब क्या कहते हैं। किसी की तरफ से भी कोई औपचारिक बयान काफी देर से नहीं आया है, न एनसीपी की ओर से और न कांग्रेस की ओर से। तो दोनों को अब देखना है क्या उनकी तरफ से बयान आता है। एकनाथ शिंदे किससे संपर्क साधते हैं शिवसेना में और क्या इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति करवट लेती है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।